नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम पंकज है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पंकज जी की ये घटना 2004 की है, जब उनकी उम्र 25-26 साल की रही होगी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो करें शुरू आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी पंकज जी की है, उत्तराखंड के रहने वाले। अब पंकज जी दो भाई थे और एक बहन। बड़ी बहन थी, उसकी शादी तो हो चुकी थी, वो ससुराल जा चुकी थी। और उससे छोटे थे उनके बड़े भाई, जो शहर में नौकरी करते थे, एक अच्छी पोस्ट पर थी। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी का कई रिश्ता अब आया था। हर बार वो रिश्ता को टाल जाते थे। कहते थे कि अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब मैं जब सही जगह पर पहुंच जाऊंगा, इसके बाद मैं इस शादी के बारे में फैसला करूंगा। आप लोग अभी इस रिश्ता को टाल दो। लेकिन उनके साथ मेरी भी परेशानियां बढ़ रही थी। वो तो शादी का डेट से आगे की तारीख में चल रहे थे। अब मेरी तो शादी की उम्र अब हो चुकी थी एक तरह से, क्योंकि 25-26 साल बहुत होता है गांव देहात में शादी करने के लिए। अब तो जो यार दोस्त मेरे थे वो तो मुझे ताना मारने लगे थे और वो कहते थे, पंकज अब लगता है तेरी बड़े भैया की शादी नहीं होगी तो तेरी भी नहीं हो पाएगी। तुम दोनों भाई कुंवारे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भैया शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा कैसे होगा। उनका बात भी अपनी जगह पर जायज था। अब मैं मन ही मन में, पंकज बताते हैं कि मैं कुढ़ता रहता था कि बड़े भैया आखिर शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका इरादा क्या है, उनकी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो पा रही है। अब यार दोस्त मुझे चिढ़ाते रहते थे, मैं उनकी बात को सुनता था और उल्टे पुल्टे जवाब दिया करता था। लेकिन सच्चाई में जानता था कि जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात है। अब उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि भैया एक शहर में लड़की से दोस्ती कर रखा है और शादी उसी से करेंगे। लेकिन इस बारे में हमारे घर के लोग, हमारे गार्जियन, कोई भी नहीं जानता था। मैं जो खबर सुना था वो भी उस खबर जो उस पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं कर सकते थे। लेकिन जिसने भी खबर दिया था हमारे दूर का रिश्तेदार ही था। तो मुझे तो वो खबर बिल्कुल पक्की लगी थी। यही रीज़न था कि बड़े भैया शादी गांव में करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका अफेयर शहर में चल रहा था। वो दूसरी शहर में रहते थे जहां उनका ऑफिस था। शायद उसी ऑफिस की कोई लड़की होगी। रीज़न यही था, जहां तक मुझे आइडिया था। अब हमारे माता पिता, जो पिता थे किसान थे, अब फसल उगाया करते थे, साथ में मैं भी मदद करता था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे जितने भैया पढ़े थे ना, मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो मैं अपने पिता के साथ खेत में बिताया करता था, टाइम दिया करता था। लेकिन फसल 12 महीना थोड़ी होती है, तो जब फसल नहीं होती तो खाली बैठ जाया करते थे। अब भैया भी आश्रित थे कि भैया अब पैसा भेजेंगे, सैलरी भेजेंगे तो हमारा घर का जो भी खर्चा है उर्चा चलेगा। लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे बैठना भी ठीक नहीं है, क्यों ना मैं कोई जॉब देखूं आसपास में, दूर नहीं आसपास में। हमारे घर से जो कॉलोनी थी, अब वहाँ से करीब 1 किलोमीटर के अंदर में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में मेरे कई पड़ोस के दोस्त काम किया करते थे। मैं जब अपनी बात उनसे बोला तो कहा कि चलो कल से ही लगवा देते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैं भी उनके साथ उसी फैक्ट्री में काम करने लगा था। फैक्ट्री 1 किलोमीटर की दूरी पर थी और सब जो दोस्त थे पैदल ही आए जाया करते थे,
क्योंकि वहाँ साधन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। अब फैक्ट्री में सुबह जाना और शाम को आना, कई बार फैक्ट्री में ओवर टाइम चलता था, तो उस टाइम रात के 10 भी बज जाता था, 11 भी बज जाता था। अब फैक्ट्री में काम करते हुए अब मैं ज़्यादा दोस्तों के, जो अपने दोस्त थे उनके ज़्यादा नज़दीक हो गया था। अब तो घंटों घंटों भर उन्हीं के साथ रहना था, काम करते हुए बातचीत चलती रहती थी। अब मुझे वहाँ पर भी छेड़ना शुरू करते थे कि पंकज, मेरी मांग तो अपनी शादी खुद कर ले, मुझे नहीं लग पा रहा तेरे भैया शादी करेंगे। मुझे चिढ़ाते थे, मैं उनकी बात का जवाब देता था, मुस्कुराता था, लेकिन अंदर अंदर ही मैं कुढ़ता रहता था कि बात में सच्चाई है, इसे मैं मोड़ नहीं सकता। अब घर वाले को मैं खुलकर बोल नहीं सकता था कि भैया का अफेयर चल रहा है शहर में, वो तो शादी करेंगे तो शायद उसी लड़की से, अब कब करेंगे ये भी मालूम नहीं था। अगर वो डिक्लेयर कर देते तो शायद मेरी भी शादी हो जाती, मुझे अपने यार दोस्तों की ताने तो नहीं सुनने पड़ते। मेरे जो ये उम्र के यार दोस्त थे उनकी सबकी शादी हो चुकी थी, उनके टीम में एक मैं ही कुंवारा लड़का था, और उनका हंसना, ताना मारना, टोन कसना बिल्कुल जायज ही था। अब जब ज़्यादातर टाइम मेरा फैक्ट्री में बीतने लगा और वही लड़कों जो दोस्त थे उनके साथ मेरा टाइम व्यतीत होने लगा, बातचीत चलती थी और ज़्यादातर टॉपिक जो होता था लड़कियों के ऊपर में होता था। अब वो तरह तरह की बातें क्या करते थे कि मैंने फलान जगह पर एक लड़की पिटाई थी, और दूसरा कहता था हाँ हाँ मैं भी था, मैंने भी पिटाया था, मेरी भी दोस्त थी। अब मेरे जो मन को था ना विचलित कर देते थे, जानबूझ करके शायद मुझे वो सब बातें सुनाया करते थे कि मैं व्यथित हूँ, दुखी हो जाऊँ, और वही मेरे साथ में होता था। मैं उदास हो जाया करता था कि आज के टाइम में कोई लड़की मेरी दोस्त तक नहीं है, ना मैंने कोई बना पाया। मैं ऐसा ही था, और उन लड़कों का दोस्त भी थी लड़कियां, और उनकी शादी भी हो चुकी थी। वो तेज थे और मैं एक तरह से इस मामले में बिल्कुल जीरो पर था। अब रोज रोज का वही कहानी। एक रात जो ओवर टाइम चल रही थी, तो मैं वहाँ पर फैक्ट्री में रात को करीब 11 बजे निकला, वो भी लड़के निकले। इसके बाद वो लड़का कहने लगे, पंकज आज तू अपने घर मत जा, मेरे यहाँ पर चल, वहाँ पर हमने कुछ पार्टी रखी है खाने पीने की, तेरी तबीयत सुधर जाएगी, मन भी बहल जाएगा। अब मैं कहने लगा कि देखो माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको तो मैंने बताया नहीं। तब कहने लगे घर कौन सा दूर है, अरे खा पी कर अपने घर पे चला जाना, आराम कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद ना चाहते हुए अपने दोस्तों के साथ अब उनके घर पे चल पड़ा, जहाँ वो किराए के कमरे में रहते थे, इकट्ठे 3-4 लड़के, और वही अपना पार्टी कर रहे थे। घर में गया, वही अपना पार्टी की तैयारी कर रखी थी। अब पार्टी में क्या होता है, बियर, दारू और कुछ खाने पीने के सामान, अब सब उसमें लग गए। अब बातचीत फिर टॉपिक वही लड़की पर आकर के चलने लगी, लड़के बहकी बहकी बातें करने लगे। अब दारू पीने के बाद नशा तो हो ही गया था, तरह तरह की बातें वहाँ पर लड़कियों के विषय में चल रही थी। मैं सुन रहा था, पंकज बता रहे थे। अब मैं अंदर से बड़ा गुस्से में हो रहा था कि अगर मेरे बड़े भैया शादी कर लेते तो मेरी भी पत्नी आ जाती। आज मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, अपने पत्नी के पास रहता, ऐसा नौबत नहीं आती। अब वो जो लड़का थे चारों जो किराए के घर पर रहते थे, उनका गांव वहाँ से करीब 2-3 घंटे का सफ़र पर था, और वो छुट्टी के दिन अपने गांव चले जाया करते थे सुबह सुबह, और अगले दिन आ जाया करते थे। अब अगले दिन छुट्टी थी, इसीलिए आज शाम को रात को कहा जाए तो पार्टी मना रहे थे, क्योंकि सुबह उठेंगे। अब अगले दिन छुट्टी थी तो सुबह में अपना गांव निकल जाएंगे, एक रात अपने घर पर बिताएंगे, और फिर अगली सुबह में वो अपना आ जाएंगे। उनका यही प्रोग्राम था। और बातों बातों में बहस होने लगी। अब कई लड़के के बात था कि कई अब लड़कियों से बात हट करके अब दूसरा टॉपिक पर चल ही रहा था, मेन यही टॉपिक था। अब मुझे तो
एक लड़के ने चैलेंज भी दे दिया था कि तेरे से कोई लड़की पटेगी नहीं, तू लिख कर ले ले। तेरा शकल सूरत ही ऐसा ही है कि तुझ पर कोई लड़की नज़र उठा के देखे भी नहीं। अब मुझे भी ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे ना ना जाने कैसी शक्ल दिया कि मेरी तरफ लड़की कोई देखती तक नहीं है। अब ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात थी। अब मैं भी अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब नशे में तो था। मैंने बोला कि देख, बेशक मेरी शादी हो या ना हो, मैं जानता नहीं हूं कि कब होगा, क्योंकि भैया जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक मेरी नहीं होगी, लेकिन मैं लड़की से दोस्ती करके रहूँगा और तुम सभी को दिखा के रखूँगा कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और तब तुम लोग मानोगी मेरी बात को। मैं नशे में था, अब तो बहक गया था, और नशे में सब कुछ अब चैलेंज स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब वहाँ से निकला अपने घर के लिए तो मैं वही सोच रहा था, नशा तो अब उतर चुका था, सरूर सरूर बाकी रह गया था। और वही सोच रहा था कि हे भगवान, नशे के अंदर मैंने क्या क्या बातें बोल दिया। अब मैं भला किस लड़की को अपना फ्रेंड बनाऊंगा, कैसे मैं साबित करूंगा कि मैं भी किसी लड़की का दोस्त हूँ, कोई मेरी दोस्त भी लड़की हो सकती है, मैं कैसे सब करूंगा। अब वहाँ से जो मेरा घर था ज़्यादा दूर पर नहीं था, और मैं पैदल ही चल रहा था, क्योंकि फैक्ट्री में आया जाया करता था, सारे लोग पैदल ही आया जाया करते थे। आगे के जो रास्ता था ना, अब बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था, और वैसे भी चांदनी रात थी। अब डरने वाली बात तो थी नहीं, वो तो हमारा दिन रात का रास्ता था, आने जाने का वही मेन रास्ता था, और आज तक ऐसी कोई घटना उस रोड पर घटी नहीं थी। मैं यही सब अपने ख्याल में खोया हुआ अब सोचता जा रहा था कि मैं कैसे अपनी कौन सी लड़की मेरे से दोस्ती करेगी, क्या मैं ऐसा सफल हो पाऊंगा, कर पाऊंगा, यही दिमाग में सोचता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा था। अब आगे जो था, कई पेड़ खड़े थे, मोटे मोटे बड़े बड़े पुराने पेड़ थे। मैं तो जब होश संभाला तब से मैं वहाँ पर ऐसे पेड़ को देख रहा था, पुराने जमाने के पेड़ लगे हुए थे वो। जब मैं एक पेड़ के पास से गुजरने लगा, अब मुझे वहाँ पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। अब आधी रात का टाइम हो चुका है। अब मैं उस जगह पर उस लड़की को देख करके एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है आसपास में, तो ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। अब मैं नशा तो थोड़ा कम हो गया था, सरूर जरूर था, और उसी सरूर में मैं सोचने लगा कि चलो नजदीक जाकर देखते हैं, आखिर ये लड़की है कौन, इस रात में यहाँ क्या कर रही है, मामला गड़बड़ है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। और वही मैंने किया। वो लड़की पेड़ के पास में खड़ी थी और ना जाने किधर देख रही थी। अब मैं उसके नज़दीक जा पहुंचा। जब पैरों की आहट सुनाई पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ मुड़ कर देखने लगी। चांदनी रात थी, अब चांदनी का प्रकाश थोड़ा फैला हुआ था। मैं चांदनी के प्रकाश में उस लड़की का शक्ल देखा। देखने में एक, मैं जो बोला जाए ना, इतनी सुंदर लड़की मेरी जिंदगी में तो मैंने कभी देखा नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की, बिलौरी आंखें जैसी उसकी आंख थी, भूरी, देखने में ऐसी लग रही थी। बाल खुले हुए थे, गजब की लग रही थी। बिल्कुल जो कहा जाए ना, वैसे ही सुंदर हुर की परी की तरह अब दिखाई पड़ रही थी। अब मैं देरी नहीं किया, पूछ ही लिया, मैडम इस वक्त में यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपको इस जगह पर नहीं होना चाहिए, चलिए मैं आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं नशे में था, सुरूर में था, इतना तो मैं बिना नशे के किसी लड़की के पास जा भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, लेकिन वो सब नशे की वजह से हो रहा था। मैं तो लड़की को देख कर दिन में अब शर्मा जाता था, जैसे लड़की के सामने जाता, कोशिश भी करता कि उससे बात करूं, अब जो मेरा जबान था हकलाने लगता था, मैं बोल भी नहीं पाता था, ऐसा मैं शर्मिला युवक था। लेकिन नशे के चलते अब मैं इतना खुल करके और उस लड़की से बात कर रहा था।
वो लड़की जब मेरी बात सुनी ना तब मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि कहाँ ले जाओगे। मैंने बोला, अरे आपका घर बार भी तो होगा, आप यहाँ पेड़ के पास में खड़ी हैं, वो भी बिल्कुल देख रही हैं, रात का टाइम है, सुनसान जगह है, यहाँ तो आपको होना नहीं चाहिए। वो लड़की वहाँ मुस्कुरा करके फिर मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, आप कहाँ रहती हो। मैंने बोला, इसी रोड पर आगे चलकर जो पहली कॉलोनी आएगी ना, उसी में मेरा मकान है। तब वो कहने लगी, देखो आप चले जाओ, आप अपने घर चले जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। अब मैं अपनी जिद पर अड़ गया। मैं कहने लगा, मैडम देखिए, लड़की जात हैं आप, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस जगह पर अकेली खड़ी हैं। बात क्या है, क्यों खड़ी हैं, किसका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप चलें तो आपको मैं घर तक छोड़ के आ सकता हूँ। सब कुछ मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा था। वो लड़की अब मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि आप तो शायद लड़की की चाहत में इधर उधर शायद मुझे लग रहा है कि घूम रहे हैं। मैं आपकी मन को पढ़ रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आपका कोई लड़की फ्रेंड नहीं है क्या अभी तक। आप जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ गई थी। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे मन की बात कैसे जान गई। मैं हंसते हुए कहने लगा, मैडम आप ज्योतिषी विद्या जानती हैं क्या। तब वो फिर हंस पड़ी, हंसते कहने लगी, आप ऐसा ही समझ सकते हैं, मैंने जो बोला है सही बात है ना। मैंने सर हिला के बोला, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आज तक मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, और भी लड़की। तब वो हंसते हुए कहने लगी कि आपसे आप मुझे फ्रेंड बना लो, मैं आपका फ्रेंड बन जाती हूँ, कैसा रहेगा। आप तो जैसे मुझ पर बिजली गिरी हो। मैं भौचक्का सा रह गया उसकी बात सुन करके। मुझे कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतनी सुंदर लड़की, गजब की खूबसूरत, और लड़की करे कि मैं आपका फ्रेंड बन सकती हूँ। मुझे तो एकदम हैरानी हो रहा था। मैं बिल्कुल एकदम चौंक सा गया था उनकी मैडम की बात सुन करके, जैसे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने बोला, मैडम आपने अभी क्या बोला था, दोबारा बोलिए। फिर वो हंसते हुए कहने लगी कि वही बोल रही हूँ, क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाओगे, क्या मैं इस लायक हूँ। अब मैं बहुत खुश था। मैं कहने लगा, मैडम बिल्कुल आप मेरी दोस्त बन सकती है। मेरे जीवन में पहली कोई लड़की होगी जो मैं दोस्त बना रहा हूँ। इससे पहले मेरी कोई दोस्त थी नहीं। आप तो मन की बात पढ़ चुकी हैं, शायद आप ज्योतिषी भी हैं, तो आपको तो सब मालूम ही होगा। वो लड़की कहने लगी, हाँ तभी तो मैं आपकी तरह आकर्षित हुई हूँ। चलिए आइए कहीं बैठ के बात करते हैं। पेड़ के पास से वो मेरा हाथ पकड़ करके, अब चांदनी रात थी, आगे की तरफ बढ़ने लगी। और वहाँ पर एक पुलिया था, छोटा सा पुलिया, नाले का पुलिया। अब उस पुलिया पर आकर के हम दोनों बैठ गए और वो मेरे बारे में सब कुछ पूछने लगी। मैं सब कुछ बताता चला गया। मैं अपने भैया के बारे में, अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार क्या करता है, मेरे भैया क्या करते हैं, मेरी बहन कहाँ शादी हुई, सब कुछ पूछ रही थी। मैं सब कुछ बता रहा था। जब मेरी बात खत्म हुई तब मैंने उससे पूछना शुरू किया कि मैडम आपने तो मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में अभी तक नहीं बताया, तो अपने बारे में कुछ बताइए। तब मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो फिर कभी सही बता देंगे, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना। अब मैं भी खुश था। अब इतनी सुंदर लड़की के बगल में बैठा, अब जैसे मैं अपने आप को एक राजा महसूस कर रहा था। लड़की भी बिल्कुल सटी हुई थी। अब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, ये दोस्ती अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ मेरी शर्तें हैं, क्या आप मानेंगे। मैंने उस लड़की को हर एक शर्त मुझे मंजूर था। मैं मन ही मन सोच रहा था, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कौन छोड़ना चाहता है। अब मैं जल्दी से बोला कि मैडम आपकी हर शर्त मंजूर है, बोलिए क्या शर्त है। तब वो गौर से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि देखो, आप पहली जो शर्त है कि आप मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं करोगे।
मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है और मैं कहाँ आती जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जब वह वक्त आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगी। मैंने बोला बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा, मैं पूछूंगा नहीं कभी आगे चल करके। तब वो दूसरी शर्त बताने लगे, ये जो मेरी दोस्ती है ना, हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। तीसरे व्यक्ति के कान में हमारी दोस्ती का खबर बिल्कुल नहीं मालूम होना चाहिए। अगर मुझे पता लग गया कि अगर आप किसी को बता दिए हैं कि हमारी इस लड़की से दोस्ती है, तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या होगा। वो धमकी भरे अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। अब मैं तब उसकी बात को बिल्कुल बिल्कुल हल्के में लिया। हंसते हुए कहने लगा, मैडम मुझे क्या पड़ी है किसी को बताने की, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तब वो कहने लगी कि देखो, मैं हर रोज तो आपसे मिल नहीं पाऊंगी, हफ्ता में एक आध दिन ऐसा ही होगा, तो आप इंतजार कर पाओगे? तब मैंने बोला हाँ बिल्कुल जी, ये जो आपकी शर्तें हैं सब मानने के लिए मैं तैयार हूँ, तो क्या मैं समझूं कि आज से मेरी दोस्ती पक्की? तब वो कहने लगी हाँ, लेकिन शर्त याद रहे, एक भी शर्त का अब आपको उल्लंघन नहीं करना है, ना तोड़ना है। अगर आपने तोड़ दिया तो आपके साथ गलत भी हो सकता है, आप इस चीज़ को मान लो। और वही मैंने उस बात को भी बिल्कुल हल्के में लिया था। लड़की है, क्या कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती टूट जाएगी, यही होगा, यही समझ रखा था मैं। और मैंने बोल दिया हाँ हाँ, मुझे सब आपकी बातें मंजूर है। और इसके बाद हमारी प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं बेहद खुश था। अब उस पुलिया के आसपास ही हम पूरी रात 4 बजे तक सुबह के हम वहाँ पर प्रेम भरी बातें करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे, प्रेम करते रहे। अब कब 4 बज गया मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे ही 4 बजा, जैसे उस लड़की के हाथ में घड़ी बंधा हो और वो कहने लगी अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, 4 बजने वाला है, अब आप अपने घर जाओ और ध्यान रहे कि कब मिलना है ये मैं आपको बता दूंगी। आप यहाँ पर आकर के अपना टाइम वेस्ट मत करना। जब तक मैं ना आपको बोलूँ और तब तक इस जगह पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो जल्दी से अंधेरे साइड में जहाँ पर पेड़ पौधे जंगल झर झुरमुट जैसा था और उधर चलती चली गई। हाँ, मैं हैरानी से उसको जाता देखता रहा और पल भर के अंदर में वो दौड़ती हुई और उस झाड़ियों के बीच ना जाने कहाँ गायब हो गई। इसके बाद मैं भी उठा, लेकिन कई पल तक मैं ये सोचता रहा कि आखिर इस झाड़ियों के अंदर में आगे कौन सा बस्ती है, कौन सा गांव है। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। चलो अब घर चलते हैं, आराम करते हैं, अपने मन में सोचने लगा। आज सुबह जब आऊँगा ना ड्यूटी जाने के लिए, कल तो छुट्टी है ऐसे, तो किसी दिन आकर के देखूँगा कि जिधर ये लड़की गई है उधर कोई घर भी है या क्या है, कोई बस्ती भी है, ताकि मुझे मालूम हो कि लड़की कहाँ रहती है। अब फिर अपने घर चला आया था। अब अगले रोज छुट्टी थी तो मैं तो सोता ही रहा। दोपहर के आसपास जब पूरी नींद पूरी हुई तब मैं उठा। अब रोज की तरह अपना इधर उधर घूमने निकल गया। वो तो जो मेरी फैक्ट्री वाले दोस्त थे वो तो अपने गांव चले गए थे। हाँ, मेरे जो पड़ोस के जो मित्र थे जो अधिकांश मुझे परेशान किया करते थे, ताना दिया करते थे, वो तो मिल ही गए। अब फिर वही ताना देना स्टार्ट, कब शादी होगी तेरे भैया की, कब तेरी होगी, मुझे लग नहीं पा रहा कि तेरे भैया की शादी होगी, इसके बाद तेरी शादी होगी, तुम लोग बूढ़े हो जाओगे। मैं मन में महसूस करके रह जाता था। अब बता भी नहीं सकता था। उस लड़की ने जो कंडीशन हमें बताई थी कि आखिरकार मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, हाँ मैं उससे दोस्ती कर रखा हूँ, बहुत सुंदर है। अब मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ, उसने जो वादा किया था। अब इस तरह समय कटता रहा। अब अगले दिन
जब ड्यूटी हम लोग गए तो लड़के भी आ चुके थे। अब मैं उनको बात सब कुछ बताना चाहता था कि देखो मैंने एक लड़की से दोस्ती कर ली है, लेकिन वो कंडीशन जो लड़की ने दिया था अब वही समझ करके बता नहीं पा रहा था कि कहीं मैं बताऊं और वो लड़की तो जो अच्छी विद्या जानती है कहीं वो मेरा दिमाग पढ़ ले तो मामला खराब हो सकता है। मेरी सुंदर दोस्त अब दोस्ती भी तोड़ सकती है, इसलिए मैंने अपने उन दोस्तों को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इसके बाद सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका था। जब हम शाम को अपना ड्यूटी ऑफ करके निकलते तो कभी वक्त पर कभी ओवर टाइम भी लगा करता था। तो जब ओवर टाइम वाली रात होती थी ना, तभी उस लड़की से मेरी मुलाकात होती थी। उसी पुलिया पर वो बैठी होती थी और कई बार वो नज़र भी नहीं आती थी। कहाँ रहती, कहाँ आती, क्या जाती, कौन है, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बस मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी एक दोस्त है, मुझसे प्रेम करती है, हाँ मैं उसको प्रेम करता हूँ, बस इतना ही पता था। अब ऐसा ही सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। अब इधर जो भैया की शादी के लिए अब एक और रिश्ता आ चुका था। अब वो रिश्ता अब भैया नकार चुके थे। तब वो लड़की वाले कहने लगे कि अगर आपके बड़े भाई का शादी नहीं हो रही है तो क्यों ना आपसे कर दिया जाए। मैं शर्मा गया था उनकी बात सुन करके। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे पहले बड़े भैया की शादी होगी, इसके बाद हम अपने बारे में सोच पाएंगे। आखिरकार वो जो रिश्तेदार थे अब कहने लगे कि ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, जब आपकी भैया की शादी हो जाएगी और तब हम आपके पास आएंगे। वो मुझे पसंद कर रहे थे कि लड़का ठीक ठाक है और अपनी लड़की शायद शादी कर देना चाहिए। उनके मन में यही इच्छा होगी, जहाँ तक मैं जानता था। अब भैया जो उधर थे अपना, अब वही प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, उस लड़की को लड़की ने टाइम दे रखा होगा, इसलिए भैया उस लड़की से भी शायद शादी नहीं कर रहे थे। टाइम वैसे ही चल रहा था। इधर मेरा जो मिलने का सिलसिला था काफ़ी दिनों से चलता जा रहा था। मैं नोटिस करता था कि हफ्ते में 2 या 3 दिन अब वो लड़की मुझे मिलती थी। अंधेरी रात में भी मिलती थी और चांदनी की रात में भी मिलती थी, लेकिन 2 ही 3 दिन हफ्ते में। अब वो सुबह के 4 बजे तक वो मेरे साथ में रहती, हम एक दूसरे में खोए रहते थे और उसके पास घड़ी में नहीं होती थी, ना मेरे पास में घड़ी थी, लेकिन जैसे ही 4 बजने वाला होता उसको मालूम हो जाता और वो जल्दी से उठ जाती, कहती कि अब सुबह हो चुकी है, होने वाली है, मैं जा रही हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। और ये बात हमने कभी अपने दोस्तों को, ना अपने परिवार को, ना किसी को बताया था, सब चुपचाप चल रहा था। अब जो हमारा जो जीवन था वैसे ही आगे बढ़ रहा था। अब भैया भी अब गांव आ चुके थे। अब जो माता पिता थे हमारे, अब उन पर शादी का दबाव डाल रहे थे, कह रहे थे बेटा क्यों नहीं शादी करना चाह रहा। भैया सब कुछ प्रोग्राम करके आए थे। तब उन्होंने बोला कि देखो पिताजी, माताजी, एक लड़की हमारे ऑफिस में है, उससे मैं प्रेम करता हूँ और वो भी मेरे से प्रेम करती है, और हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ में शादी करेंगे। उसकी तस्वीर भी लेके आए थे, सब मेरे मम्मी पापा मुझे भी दिखाए। लड़की बहुत सुंदर थी। अब भैया के ऑफिस में काम करती थी तो पढ़ी लिखी थी। अब भला किसको क्या एतराज़ था। मम्मी पापा मान चुके थे, कहने लगे ठीक है बेटा, तो फिर देरी किस बात का कर रहे हो, तुम शादी करो, इसके बाद छोटे की शादी कर देंगे। अब मेरी शादी की बात हुई, मैंने नाम आया तो मैं भी खुश हो गया, चलो भैया इन साल शादी कर लेंगे और मेरी अगले साल शादी हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। अब वही बात मेरे जो रिश्तेदार आए थे मेरी शादी करने के लिए, अब उनको भी ना जाने कैसे पता चल गया, शायद कॉलोनी के लोग कोई इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, और वो 2 दिन के बाद वो भी धमक आए कि अब तो आपका भाई की शादी हो रहा है ना, तो आप भी कर लीजिए। माता पिता तो हमारे दबाव डालने लगे कि दोनों शादी एक ही साथ कर दिया जाए, आपका खर्चा बच जाएगा। अब मेरे जो पिता थे अब वो तैयार हो चुके थे,
अब मैं एकदम हैरान था कि इतनी जल्दी सब कुछ ये तय कैसे कर पाएंगे। भैया के साथ शादी, अब वो भी इतना जल्दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप बिल्कुल राजी हो चुके थे। लड़की वाले तो पहले ही से राजी थे, वो तो दूसरा बार आए थे दौड़ करके, और आखिरकार रिश्ता तय हो चुका। मेरे से पूछा भी नहीं किया, मेरे माता पिता ने पूछा भी नहीं, और मैं तो एकदम हैरान था वो सब देख करके। अब मुझे लगा कि अब शायद उस लड़की से बता देना चाहिए कि मेरी अब शादी तय हो चुकी है, अब कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं ये सब बात बताऊंगा तो लड़की कहीं बुरा ना मान जाए, फिर मेरी दोस्ती ना टूट जाए। आखिरकार जब ओवर टाइम का टाइम आया, रात का करीब 11 बज रहा था, मैं अपने दोस्तों के साथ उसी जगह से निकला। वो अपने घर की तरफ चले गए, आज सीधा मैं उसी पुरानी पेड़ के पास गुजरता हुआ और उस पुलिया के पास पहुंचा। वहाँ पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक जाते थे। वो लड़की रहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन मेरे कदम वहीं पर रुक जाते थे। मैं पूरी तरह से तसल्ली कर लेता था कि लड़की नज़र नहीं आ रही है, तब मैं अपने कॉलोनी की ओर बढ़ता था। अगर वो लड़की पुलिया पर बैठी हुई नज़र आ गई तो मेरे कदम अपने आप उठ करके उसकी तरफ चल देते, और वही हुआ। वो लड़की उस रात पुलिया पर बैठी हुई दिखाई देती। अब मेरे कदम अपने आप उठे और चल पड़े उसकी तरफ। जब मैं उसके पास पहुंचा तो लड़की अब कहीं देख रही थी, मेरे तरफ उसकी निगाह नहीं थी। बस उसने यही बोला, आगे चलो बैठ जाओ। मैं उसके बराबर में बैठ गया जैसे पहले बैठा करता था, लेकिन वो जैसे ही उससे मेरी बॉडी टच हुई तो वो सरक गई, कुछ गैप रख दिया। तो मैं समझ नहीं पाया कि इसको अचानक क्या हो गया। ये तो हमेशा चिपक के बैठती थी, लेकिन आज मेरे से दूरी बना ली। फिर दूसरी तरफ चेहरा किए हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी तय हो गया है, तुम मुझे बताया नहीं। मैं सब कुछ बताने लगा कि ये सब बहुत जल्दीबाजी में हुआ है, मैं तो अभी इच्छा नहीं थी, मेरे तो अभी बड़े भाई की शादी ही होनी थी। और सब कुछ एक एक बात अब उस लड़की से बताने लगा। जब मेरी बात खत्म हुई तब वो लड़की जो थी मेरी दोस्त, वो मेरी तरफ चेहरा किया। जैसे ही मैंने उसकी आंखें देखी ना, तो आप यकीन मानिए मैं तो हिल गया था। वो उसकी बिलोरी आंखें जो बहुत सुंदर दिखाई देती थी, आज उसकी आंखों में खून नजर आ रहा था। लाल लाल आंखें चमकती हुई, जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो। मैं उसकी आंखें देख करके एकदम डर सा गया था, पूरा बदन कांप गया था, जैसे एक ठंडी लहर डर की पूरे शरीर में प्रवेश कर गई हो। पूरा रोंगटे मेरे शरीर के खड़े हो गए थे उसकी आंखें देख कर ही। चेहरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले था, लेकिन इसकी आंखें ऐसे कैसे हो गई, ये इतने गुस्से में क्यों लग रही है। और अचानक उसकी सुरीली आवाज, मीठी आवाज अब एकदम भरभराने लगी, जैसे कोई फटा हुआ ढोलक या फटा हुआ बम्बू कहा जाए, वैसी आवाज अब उसके गले से, मुंह से निकल रहा था। उसकी आवाज भी डरावनी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका चेहरा, मोहरा, शरीर इंसान की तरह, लड़की की तरह दिख रहा था। बस उसकी आवाज और आंखों का रंगत बदल चुका था। और अचानक उसने अपने हाथों से मेरे कंधे को पकड़ लिया और जोर जोर से हिलाते हुए कहने लगी कि तुम ये शादी कर नहीं सकते, अगर तुमने शादी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो ना कि तुमने किससे दोस्ती किया है। अब जब उसका ये रूप देखा तो मैं दहल चुका था। मौत काफ़ी गुस्से में थी और आवाज़ अलग, भारी भारी सा फटे हुए बांस की तरह, आंखें एकदम अंगार की तरह हुए पड़े थे। जब उसने मेरे कंधे पकड़ करके हिलाना शुरू किया ना, तब मैं उसकी ताकत का अंदाजा हुआ। मैं भी हेल्दी व्यक्ति था, मेरे में भी ताकत थी, लेकिन वो जैसे कोई कागज़ को हिला रही हो, किसी लकड़ी को हिला रही हो,
ऐसे मेरे पूरे शरीर को हिला रही थी। ये ताकत मुझे पहली बार महसूस हुआ था और तब मुझे डर लगा। मैं अब उसकी तरफ देखकर कांपता रहा और कहने लगा कि आप कौन हैं? ये आपकी आंखों का क्या हुआ? ये आवाज़ कैसी आ रही है? ऐसे तो पहले आप नहीं थी। तब वो गुस्से में और हो गई और कहने लगी, तू भी तो पहले ऐसा नहीं था, तू भी तो कुंवारा था ना, अब तो शादी करने जा रहा है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, तो मेरी मांग तो इस शादी को टाल कर दे। अब कभी जिंदगी में शादी करने का सोचना भी मत। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी, तेरे परिवार को भी मैं नष्ट कर दूंगी। और इसके बाद फिर मेरे कंधे को पकड़ करके हिलाया और फिर उसी साइड अंधेरे में वो झुरमुट झाड़िया में और दौड़ती हुई चली गई। अब मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया था। बस उसकी फटी फटी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगी। मैं जिधर गई थी एक दो बार जाकर के दिन के टाइम में देखा था, लेकिन उधर खेत, पेड़ पौधे, जंगल, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो आखिर ये लड़की थी कौन? लेकिन उसने कंडीशन डाल रखा था, इसके बारे में पूछना भी नहीं था, तो मैं पूछा तक नहीं था। मैं जानता था कि लड़की मुझे अपना पहचान नहीं बताना चाहती है, इसलिए मैं चुप रह गया था। लेकिन जब इसका असली रूप देखा ना, तब तो मैं डर चुका था। मुझे लग गया कि ये इंसान तो नहीं हो सकती, जरूर ये कोई आत्मा है। ये आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, और ये नाराज हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने घर की तरफ लौट पड़ा। घर में पहुंचने के बाद मैं सो नहीं पाया था। जब भी आंखें बंद करता तो उसी का चेहरा नजर आता और वो मुझे धमकाती हुई नजर आती कि तू शादी तोड़ दे, तू शादी मत कर। अगर तूने शादी कर लिया तो मैं तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगी। अब सारी रात मैं सो नहीं पाया था। आंखें भारी भारी, नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही नींद आती अब मेरे सामने में वही दृश्य नजर आने लगता, उसी लड़की का, जैसे मेरे सामने में खड़ी हो और धमका रही हो। उसकी लाल लाल आंखें और फटी हुई आवाज़ मेरे कानों में जैसे सुनाई पड़ रहा हो। सुबह होने के 4 बजे के बाद तब मुझे नींद आया। और इसके बाद मेरे मम्मी पापा मुझे जगाने लगे, बेटा फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? आज सोता ही रहेगा। मैं डर चुका था। मुझे लगा कि सब बात मुझे परिवार वालों को बता देना चाहिए, नहीं तो मैं किसी गहरे संकट में पड़ सकता हूँ, अपने परिवार को भी डाल सकता हूँ। इसके बाद मैं रोते रोते अब डर के मारे सारे जो हाल था उस लड़की से दोस्ती का अब बता दिया। मेरी बात सुन करके मेरी माँ भी सन्न रह गई थी, मेरे पापा तो बिल्कुल डर चुके थे और कहने लगे, ये तूने क्या किया पंकज? किस लड़की से तूने दोस्ती किया था? वो तो लड़की हो ही नहीं सकती, वो तो जरूर कोई आत्मा है और शक्तिशाली आत्मा है। ये तो तूने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? खैर मैं तो अब काम पे भी नहीं जा पाया। मेरे पिता ने मना कर दिया कि नहीं, अब तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा है, तुझे कहीं भी पकड़ सकती है, तो घर में रह जब तक इसको हम लोग काबू में नहीं कर ले, ये समस्या हल ना हो। इसके बाद अब वो तांत्रिकों से मिलने लगे, पंडितों से मिलने लगे और सब कुछ बताने लगे। पंडित आते थे मेरे पास में, मेरे से पूछते थे, मैं सब कुछ बताता था। तांत्रिक भी आते थे, वो भी पूछते थे और सब कुछ मैं उनको भी सही सही बता देता था। और जो भी मेरी बात सुनता ना तो हैरान रह जाता और कहने लगता कि ये कोई साधारण, जो समझ रहे हो ना, साधारण आत्मा नहीं है, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। ये जो कही है ना वो कर भी सकती है। और लेकिन अब पूजा पाठ उनका काम था करना, वो अपना विधि विधान से कर रहे थे और मैं तो अब फैक्ट्री भी जाना बंद कर दिया था। मेरा ज़्यादा समय अब घर के अंदर ही व्यतीत होता था। मेरे माता पिता जाने ही नहीं दे रहे थे और उसी बीच भैया भी छुट्टी पर आ चुके थे। खैर अभी शादी का टाइम तो
अभी आगे था, 1 डेढ़ महीना बाकी था। लेकिन जब भैया आए और उन्होंने भी सब कुछ सुना तो वो भी हैरान रह गए थे और वो कहने लगे कि छोटे तू मेरे साथ चल शहर। वहाँ पर एक मैं तांत्रिक को जानता हूँ, मेरे दोस्त के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी आज जिसको उन्होंने सही किया था, तब तू देरी मत कर। लेकिन मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि नहीं आप इसको यहीं पर रहने दो, इलाज चल रहा है इसका, तांत्रिक देख रहे थे। लेकिन भैया मेरा नहीं माने, वो कहने लगे अपने भाई के साथ में मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। इसके बाद मुझे जबरदस्ती शहर ले गए थे, छुट्टी पर आए थे, छुट्टी अपना ख़त्म कर ली। अब हम शहर पहुंच गए थे। रात होती ना, जैसे ही रात का 12 बजता, मैं भैया घर में रहता था, जैसे ही रात के 12 बजता था और उस घर में मुझे लगता था कि कोई चल रहा हो, चलने की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। अब मैं डर जाता था। 3 दिन के बाद वो तांत्रिक मेरे घर पर आए, भैया लेके आए थे। अब सब कुछ मैंने बता दिया कि मेरे साथ में क्या क्या महसूस हो रहा है और उस लड़की की दोस्ती के बारे में। वो सुनकर के तांत्रिक भी वो भी हैरान रह गए थे और कहने लगे मजाक में कि दोस्त तूने तो बड़ी शानदार लड़की से दोस्ती की, कितना दिन चला ये दोस्ती। मैंने सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान थे, कहने लगे कि अब घबराओ मत, अब सही हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उस आत्मा को मनाने की कोशिश करूँगा और वो मान भी जाएगी। अब आप लोग आराम से रहो, इसके बाद मैं आऊँगा। मैं इसी विषय पर जा रहा हूँ अब काम करने के लिए। अब इस विषय में काम में टाइम भी लग सकता है, मैं खुद ही आऊँगा आपके घर पर। इसके बाद वो तांत्रिक चले गए थे। लेकिन रात होते ही, रात का 12 बजते ही, अब मुझे लगता था कि मेरे पलंग के आसपास में कोई घूम रहा, चलने की आवाज़, एक सुगंध भी अब आना शुरू हो चुका था, जैसे कोई लेडीज परफ्यूम लगाती है। अब मैं तो एकदम डर जाता, भैया को जगाने लगता, भैया भैया, वो भी उठ जाते। छोटे क्या हुआ तब मैं बताता था। भैया लाइट जला के देखते हर तरफ, अब घर में कोई होता ही नहीं था। आखिरकार हम लाइट जला कर सोना शुरू किया। लेकिन रात भर जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, आंखों में वैसे लगता कि वही उसी लड़की का मुझे सब कुछ नज़र आ रहा चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी आंखों का कलर, मैं तो भूल ही नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजता था ना, सब कुछ खत्म हो जाता था। अब मैं गहरी नींद में सो जाता। ऐसा ही चल रहा था। और उधर जो तांत्रिक थे शहर वाले अपने काम में जुट गए थे। और संडे के दिन 3 बजे दोपहर में आए, और आए तो खुश थे। वो कहने लगे भैया से कि चलो मैं तुम्हारी समस्या को समाधान कर दिया हूँ। मैं उस आत्मा को बुलाया था, उससे गुजारिश की कि देखो वो बच्चा है, अज्ञानी है, आप उसको माफ़ कर दो। लेकिन वो माफ़ नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैं उसको माफ़ करवाया हूँ, तुम्हारे भाई का करतूत को। और लेकिन एक चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि इस गांव पर, जिस गांव में आप लोग कॉलोनी में रहते हो, और जहाँ पर वो पेड़ है, जहाँ वो पुलिया है, उसके आसपास में आपको भाई को नज़र नहीं आना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो मेरी मानो तो जो भी शादी ब्याह करना है अपने छोटे भाई का शहर में करो, उस गांव में इसको मत ले जाओ जब तक तुम्हारे छोटे भाई की शादी ना हो जाए। अब कंडीशन बदल चुकी थी और सही मायने में जो तांत्रिक बाबा बोल रहे थे और वैसे ही मेरे भाई ने किया था। अपनी भी शादी, मेरी भी शादी अब शहर में ही हुई थी। शादी होने के बाद हमारी पत्नी अब आ गई थी, वो भी सुंदर थी, लेकिन वैसी नहीं थी जैसी वो आत्मा थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी जैसी वो थी। अब 1 महीना के बाद फिर वो तांत्रिक आए, कहने लगे कैसा चल रहा है, अब बताओ, अब तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, शादी होने के बाद में जो 12 जैसे ही बजता था और वो लड़की का आगमन मेरे कमरे में जैसे हो जाता था, चलने की आवाज़, खुशबू आ जाती थी, और मैं सो नहीं पाता था। जैसे ही आंख बंद करता था, सामने चेहरा उसका आ जाता था नज़र। अब वो बंद हो गया था शादी होते ही।
और इसके बाद बिल्कुल आराम से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। तब मैंने तांत्रिक बाबा को बताया कि नहीं बाबा, शादी के बाद से अब हमारा जो वो है रात वाला डर अब बिल्कुल कम हो चुका है। हाँ, डर जरूर लगता है। तब वो हंसते हुए कहने लगे कि ये तो भुगतना ही पड़ेगा, ये तो डर काफ़ी दिनों तक चलेगा, धीरे धीरे ही निकलेगा। हाँ, तब वो चले गए थे। इसके बाद मेरी सही में लाइफ बदल गई थी। मैं अपनी पत्नी के अलावा अब किसी की तरफ नज़र उठा करके देखना भी नहीं चाहता था, और वैसा ही मैंने किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पंकज जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।